हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस का सीबीएसई का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूं, जो 2025 और 26 के सेशन का है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको सेक्शन ए यानी कि खंड का और खंड खा, जिसमें जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्वेश्चन थे, उन्हें मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज हम करेंगे खंड गा के क्वेश्चन, जिसमें क्या है भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। तो आइए खंड गा के क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे ये खंड घा लिखा हुआ है, एक्चुअली ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्या आएगा, खंड गा है, ठीक है। तो खंड गा में सबसे पहला यानी क्वेश्चन है 30वां। अर्णव नोट्स बना रहा था और उसने वक्र सतह से परावर्तन के बारे में अपनी समझ के आधार पर निम्नलिखित कथन लिखे। क्या लिखा? सबसे पहले लिखा कि अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु की स्थिति की परवाह किए बिना वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। तीसरा लिखा है कि अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान दर्पण सूत्र यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है, जहां f क्या फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और u क्या है वस्तु दूरी है। तो निम्नलिखित में से वह सही विकल्प चुने जो वक्र सतह से परावर्तन के बारे में सही कथनों को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है घा, जिसमें क्या है फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि आपको ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट जो दे रखी ये आपका सही है, यानी कि ये आपका सही आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति पर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बन सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है। हमने इसके रे डायग्राम भी आपको कराए हुए हैं मैंने चैप्टर में, उसमें हमने देखा था कि दोनों प्रतिबिंब बन रहे थे। थर्ड, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान दर्पण सूत्र, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका खंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुने जो हमें दिन के समय आकाश का नीला दिखाई देने का कारण बताता है। तो सबसे पहला है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीले जैसे छोटे तरंगधेरे अन्य रंग की तुलना में अधिक बिखरते हैं। दूसरा है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सभी रंग समान रूप से बिखरे हुए हैं, लेकिन नीला प्रकाश अधिक शक्तिशाली है और मानव आँखों को अधिक दिखाई देता है। गा है, आकाश का नीला रंग लाल और नारंगी जैसी लंबी तरंगधेरे के कारण होता है और ये छोटी तरंगधेरे की तुलना में अधिक बिखरती है, जिससे नीला रंग अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। और घा है कि वायुमंडल में नीले रंग के कण बहुत ज़्यादा कण होते हैं जो आकाश में नीला रंग देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? का। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीले जैसे छोटे तरंगधेरे अन्य रंगों की तुलना में ज़्यादा ही बिखरते हैं, ज़्यादा ही वो प्रकीर्णन दिखाते हैं। जिसका सही आंसर क्या है बच्चों? का है। इसके बाद आपको एक अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन में दिया हुआ है कि एक बिंदु वस्तु को 26 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बनेगा। तो क्या ये कथन सही है? तो ये कथन क्या है? सही है। अब उपरोक्त दी गई प्रणाली के समीकरण के लिए हम ये वाला फॉर्मूला देते हैं जहाँ पे v क्या है इन्फिनिट है, जो क्या है गलत है, यानी कि अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? गा सही आंसर है। देखिए 32वें का गा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। इसमें एक आपको डायग्राम दिखाया हुआ, देखिए यहाँ पे इस तरीके से। तो उपरोक्त एक ऑप्टिकल उपकरण द्वारा छवि निर्माण की गई दर्शाया गया है। चित्र में ऑप्टिकल उपकरण आयताकार रेखा चित्र के रूप में दिखाया गया है को पहचानना है। ठीक है, और इस हिस्से में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो बताना है, और चित्र में दिए गए माप के आधार पर उपकरण को केवल फोकल लंबाई की हमें क्या करनी, गणना करनी है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको इसे
करना है। तो चित्र में जो ऑप्टिकल उपकरण है ये कौन सा उपकरण है, तो ये है आपका प्रकाश उपकरण यानी कि अवतल लेंस का चित्र है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इस स्थिति में किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए पीछे की तरह हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं डॉट से दिखाया गया है, ये इसका यहाँ बन रहा है और इसका इधर। तो ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आपको पता है अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और फोकल लेंथ निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेंस सूत्र जो होता है जिसमें u क्या -20 है और v क्या -10 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पाएँ, देखिए ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा ये 10 है और ये इधर की जितनी भी वैल्यू आप माइनस में लेते हैं, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। तो हमने कहा यहाँ पे माइनस में वैल्यू लेके इस फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूले में रखने के बाद क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो फोकल लेंथ है वो कितनी आएगी, -20 आएगी। इसके बाद दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है क्वेश्चन कि किन परिस्थितियों में उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तल लेंस जो है कब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच रखी हो। जब वस्तु को कहाँ रखा हो, लेंस और उसके फोकस दूरी के बीच में बिंदु के। सेकेंड है यदि हम सूर्य की रोशनी को उत्तल लेंस से होकर कागज पर पड़ने दें तो कागज का टुकड़ा आग क्यों पकड़ लेता है। ऐसा क्या रीज़न है कि कागज आग पकड़ लेता है। तो उत्तल लेंस सूर्य की समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है जिसे केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसा लेंस है तो इसके क्या एक बिंदु पर क्या करता है, वो उसको केंद्रित करता है। और सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है और जब ये प्रकाश के छोटे बिंदु पर केंद्रित होता है तो ऊर्जा घनत्व काफ़ी बढ़ जाता है और ये केंद्रीय प्रकाश ऊर्जा केंद्र बिंदु पर तापमान को बढ़ाता है जो उस बिंदु पर रखे गए कागज के टुकड़े को जलाने के लिए काफ़ी होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे एक विकल्प का एक हाँ में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक आपको चित्र दिखाया गया है ये विद्युत परिपथ का। तो इस चित्र में आपको इनके क्वेश्चन देने हैं। तो संयोजन में 2 ओम प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध आपको निकालना है। नेक्स्ट 4 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा निकालनी है। तो आइए इसे देख के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसे निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है R1 × R2 डिवाइड में R1 + R2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64 और इनको ऐड कर देंगे तो 16 और 16 को 64 से जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में आपको विद्युत धारा निकालनी है। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है V/R। ठीक है, V कितना है आपका 8 दिया हुआ है और R कितना है प्रतिरोध। देखिए ये जो प्रतिरोध है ये इनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 4 ओम दिया हुआ है और इनको जब सोल्व किया तो इनको सोल्व करने पे भी कितना आया था 4 ओम आया था। तो इसको और इसको ऐड करेंगे, ये रहा 8 हो जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आपकी ये विद्युत धारा आ जाएगी। इसके बाद आपका इसी का खंड खा है जो 24 में आपको एक ही डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम पढ़ के आपको 12 ओम प्रतिरोध में धारा निकालनी है। देखिए इसकी धारा निकालनी है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए 1/RP। पहले तो हम क्या करेंगे ये निकालेंगे R1 + R2 क्योंकि अलग अलग वो दिया हुआ देखिए ना 24 का। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा प्रतिरोध। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आएगा और इसे जब कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा टोटल 12 ओम आ जाएगी। फिर हमें RT निकालेंगे टोटल, तो RP + R ये 12 हो जाएगा। देखिए पहले हमने इन दोनों को ऐड करके कंबाइन करके एक निकाला और फिर इसको इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें टोटल निकल जाएगा प्रतिरोध कितना आएगा 2400। फिर इस टोटल प्रतिरोध को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे V/R में। आपका V कितना दिया हुआ है देखिएगा क्वेश्चन में, V आपका 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 6/24 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए मीटर A2 और A1 की रीडिंग में अंतर है, तो अंतर यदि कोई हो तो बताइए। तो देखिए A2 ये रहा
और A1। जब इनकी हम रीडिंग करेंगे तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसमें रीडिंग क्या होगी, हमेशा ए मीटर में रीडिंग सेम आती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको 4 प्रतिरोधक दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R ओम है, ठीक है, RR है। इन 4 प्रतिरोधकों से बनाया जा सकने वाला अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी 4 प्रतिरोधों की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस तरीके से, R1 R2 R3 इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए सभी 4 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ेंगे यानी कि डिवाइड में इस तरीके से, और जब हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4/R आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद खा है, उसी पदार्थ से बने एक अन्य तार की प्रतिरोध की गणना कीजिए जिसकी लंबाई तार की लंबाई की दुगुनी है परंतु उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम है। तो इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा R रो इंटू में L अपॉन में A। यहाँ पे जो L है तार की लंबाई है कितना है, 2 मीटर, और जो एरिया है वो कितना है, 0.5 mm², जिसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे। और तांबे की प्रतिरोधकता यानी कि कितनी होती है आपको, 1.7 × 10⁻⁻8 ओम। इसको इसमें रखेंगे चरण 1 में। 2 मीटर के साथ प्रारंभिक प्रतिरोध R1 की हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे। तो R1 के फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करने के बाद जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर 4 मीटर और दुगनी कर दी तो दुगनी करने पर जो नया R2 आएगा वो कैसे आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, L की जगह 2L रख देंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू में रखेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो तार की लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध 0.136 होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस चित्र को एक विशिष्ट दृष्टि दोष के लिए सुधारात्मक उपाय दर्शाता है, ठीक है। ये किसी दृष्टि दोष का सही डायग्राम बनाया हुआ है, उसको सुधार करने का, निवारण का। तो आपको इसमें फर्स्ट में आपको आंसर देना है कि दृष्टि दोष की पहचान करने की, कौन से दृष्टि दोष को इसमें निवारण किया गया है, ये ठीक किया गया है, और बताया कि इस दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का आपको यूज़ किया। तो लेंस तो आपको देखें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। और इससे कौन से दोष को दूर किया जाता है, धूल दृष्टि दोष को, कमी को ठीक किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, धूल दृष्टि दोष। इसके बाद सेकंड है कि उपरोक्त संदर्भ में सुधार से पहले दृष्टि दोष को सुलझाने वाला एक किरण आरेख भी बनाइए, मतलब जो सुधार करने से पहले का जो किरण आरेख है। तो इसका किरण आरेख क्या होगा, जो ये बिंदु होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर आ जाता है। तो इसका पहले का डायग्राम ये बनेगा। इसके बाद दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है कि प्रकाश का परिक्षेपण किसे कहते हैं, क्या है वो बताना है। तो प्रकाश का परिक्षेपण वह घटना है जिसमें श्वेत प्रकाश किसी माध्यम जैसे कि प्रेम से गुजरने पर अपने घटक या रंगों में स्पेक्ट्रम में अलग अलग हो जाता है, रंग डिवाइड हो जाते हैं 7 रंगों में। और प्रकाश के विभिन्न रंग आपत्ति प्रकाश के संबंध में विभिन्न कोणों से गुजरते हैं और इस प्रकार क्या हो जाता है, ये वितरित हो जाता है। यह सेकंड है, उस स्थिति की व्याख्या करें जिसके अंतर्गत परिक्षेपण घटित होता है। तो परिक्षेपण तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जहाँ प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश की गति क्या है, अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए से एक प्रिज्म में प्रकाश के रंग, प्रत्येक रंग का अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण एक अलग आवर्तनांक होता है, जिससे प्रत्येक रंग प्रिज्म से बाहर निकलते समय अलग अलग कोणों पर मुड़ता है। फैलाव केवल तभी होता है जब माध्यम में अलग अलग तरंग दैर्ध्य में एक परिवर्तनशील आवर्तनांक होता है, जैसे कांच या पानी। नेक्स्ट है कि जरा दृष्टि दोष का क्या कारण होता है। जो जरा दृष्टि दोष होता है वो आंख के लेंस में लचीलेपन के कारण होता है, जो उम्र बढ़ने के साथ होता है। और ये कम लचीलापन लेंस की नज़दीकी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रभावी रूप से आकार बदलने से रोकता है, जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से देखना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है 36 कि एक छात्र को 0.12 ओम का प्रतिरोधक बनाना है। उसके पास 0.80 mm व्यास का
तांबे का तार है और तांबे की प्रतिरोधकता इतनी दी हुई है, तो हमें क्या करना है, तांबे का अनुप्रकाश क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि डी, आर क्या है डी बटे में 2 होगा, तो हम क्या करेंगे पाई और डी की वैल्यू क्या है 0.8 ये रख देंगे, जो डायमीटर दिया हुआ है देखिए, इसके वैल्यू को रखने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। इसके बाद सेकंड 0.12 ओम प्रतिरोधक के लिए आवश्यक तार की लंबाई निकालनी है। तो तार की लंबाई निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में था, रो इंटू एल अपॉन में ए। तो यहाँ पे क्या है, हमें लंबाई निकालनी है, तो क्या इसका लंबाई के लिए जो फॉर्मूला होगा आर इधर चला जाएगा, यानी कि आर इंटू ए अपॉन में रो हो जाएगा। रो किसको दिखाता है, प्रतिरोधकता को। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद जब इसे सोल्व करेंगे तो 3.33 मीटर लेंथ इसकी आ जाएगी। तो छात्र को 0.12 ओम प्रतिरोधक बनाने के लिए लगभग 3.33 लंबे तार की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि नीचे दिए गए चित्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। देखिए यदि एक छात्र ये कथन करता है कि x पर चुंबकीय क्षेत्र y की तुलना में ज़्यादा मजबूत है, तो कार्लसाइट इस छात्र का दावा क्या सही है वो बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की निकटता सीधे चुंबकीय क्षेत्र की ताकत से संबंधित होता है और बिंदु x से ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बिंदु y से क्या है, अधिक है। और यदि छात्र का चित्र को दोबारा बनाता है तो उसे उत्तर से दक्षिण तक सही ढंग से चिन्हित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका चित्र इस तरीके से बनेगा यहाँ पे आंसर में, ये ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आपको एक चित्र दिया हुआ है ये रहा। तो ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार छवि डिजिटल सिग्नल लेंस रिफ्रैक्टर यानी कि DSLR कैमरे की है ये, जो आपको बनाई गई है, जिसका उपयोग पेशेवर फोटोग्राफर द्वारा उच्च रिजोल्यूशन फ़ोटो लेने के लिए किया जाता है। और ऊपर दो छवियों में से दूसरी छवि कैमरे के सेंसर पर छवि कैसे बनती है इसका एक योजनाबद्ध आरेख है। और लेंस के बारे में अपनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या देने, उत्तर देने। तो चित्र में जो DSLR कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो इसमें किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है कि सेंसर पर किस प्रकार की छवि बनती है। तो यहाँ पर जो छवि बन रही है अभी देख पा रहे हैं, तो कैसी छवि बन रही है, वास्तविक बन रही है और उल्टी बन रही है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए जो पेड़ है ये, इसका जो इमेज है वो उल्टी बन रही है। उभक गा या घा में से कोई एक करना है इसमें, यानी दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आगे, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। तो पहला है कि एक फोटोग्राफर एक छोटी वस्तु की क्लोज अप तस्वीरें लेने के लिए फोकस इसका 50 mm है, फोकल लंबाई वाले लेंस वाले DSLR कैमरे का उपयोग कर रहा है। और लेंस कैमरा सेंसर पर एक छवि प्रक्षेपित करता है जो लेंस के 60 mm पीछे स्थित है। वस्तु दूरी यानी वस्तु और लेंस के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंस सूत्र। इसमें क्या करेंगे, हम फोकस के उनकी वैल्यू पुट करेंगे जो आपको 50 और 60 दे रखी है। तो जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसे जो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300 mm की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। बिंब की दूरी 300 आ जाएगी। इसका नेक्स्ट है, एक फोटोग्राफर एक फूल की तस्वीर लेने के लिए DSLR कैमरे का उपयोग कर रहा है। फूल कैमरे के लेंस से 150 mm दूरी पर स्थित है। अब फूल की वास्तविक ऊंचाई 80 mm है और कैमरे के सेंसर पर बनी छवि की ऊंचाई 20 mm मापी गई है। तो कैमरे के लेंस की फोकल लंबाई आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, छवि की ऊंचाई रखेंगे 20 और वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 80। लेंस का आवर्धन क्या है, छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को डिवाइड करते हैं आवर्धन निकालने के लिए। और जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/4 यानी कि 0.25 इसका आवर्धन आ जाएगा। अभी भी इस प्रकार दिया जाता है, आवर्धन को इस तरह भी निकाल सकते हैं हम V/U फॉर्मूले से, ठीक है, जिससे आपको क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकलेगा 37.5।
इसके बाद लेंथ सूत्र है, लेंथ सूत्र में इसको रखने पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, फोकल लेंथ निकल जाएगी, तो जो कितनी आएगी 30 mm आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। जरीना ने एक कारखाने में प्रशिक्षु के रूप में काम किया जहां फ्लैश लाइट और सौर कुकर बनाए जाते हैं। उसने सौर कुकर के सर्किट, लाइट बॉक्स और प्रकाश सांद्रक का डिजाइन बनाना भी सीखा। उसने उन सभी उपकरणों को बनाने में लेंस के उपयोग के बारे में सीखा और लेंस के बारे में अपनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सौर कुकर की टॉर्च और प्रकाश सांद्रक में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया गया है, इसका आपको आंसर देना है। तो टॉर्च के लिए अफ्टर लेंस और सौर कुकर के लिए उत्तर लेंस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है भाग ए के लिए अपने उत्तर में अपने विकल्पों के कारण भी आपको बताने हैं। तो आफ्टर लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है जो टॉर्च की व्यापक पहुंच के लिए ज़रूरी है, और उत्तर लेंस किरणों को अभिसारित करता है जो उस स्थान का तापमान बनाने में मदद करता है जहां किरणें क्या की जा रही हैं, अभिसारित की जा रही हैं। इसी बार इसके उपभाग गा और घा में से करना है आपको। गा है कि एक वस्तु को एक लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है जिसका उपयोग आमतौर पर सोलर कुकर में किया जाता है। बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार का दोगुना है और लेंस की फोकस दूरी की गणना करें। तो लेंस की फोकस दूरी निकालने का हम फॉर्मूला रखेंगे, वस्तु u और आवर्धन m की जानकारी का उपयोग करेंगे। तो वस्तु दूरी हमें कितनी दे रखी है, -40 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब वस्तु के आकार का दोगुना है इसलिए आवर्धन कितना होगा, -2 है। आवर्धन m का फॉर्मूला क्या है, v/u, और हम प्रतिबिंब दूरी v ज्ञात करने के लिए इसे पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि जब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं v की m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा v निकल आएगा, u की m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहीं पे इसी फॉर्मूले रखेंगे। -2 × -40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आपका v आ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। अब लेंस सूत्र का यूज़ करेंगे। लेंस सूत्र का यूज़ करके हम फोकल लंबाई निकाल लेंगे, यानी कि f निकालेंगे। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 26.67 फोकल लंबाई आ जाएगी। इसके बाद इसका घा है कि एक वस्तु को एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है जिसका उपयोग एक टॉर्च में किया जाता है और छवि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु की समान तरफ बनती है। अब लेंस की फोकल लंबाई की गणना कीजिए। तो हमें v कितना दिया हुआ है, -20 वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी यानी कि v कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। तो फोकल दूरी निकालनी है तो लेंस सूत्र का यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, फोकल लंबाई निकाल लेंगे। जब इस सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये दर्शाता है कि अभी सारी लेंस यानी कि आफ्टर लेंस है। इसके बाद आपको 39 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है, विद्युत परिपथ दिया हुआ है, ठीक है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध की व्यवस्था एक बैटरी से जुड़ी हुई है। 100 ओम प्रतिरोधक में शक्ति अपव्यय 81 वाट है। तो हमें करना है, सर्किट के अंदर विद्युत धारा निकालनी है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा, P = I²R कितना है, 81। तो I² का फॉर्मूला क्या करेंगे हम, यहाँ पे R/P रखेंगे, 81/100 आ जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.9 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये I² है तो ये क्या हो जाएगा, R इसके डिवाइड में आया तो P/R हो जाएगा, और P की वैल्यू और R की वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसे सॉल्व किया तो 0.9 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद वोल्ट मीटर V2 पे रीडिंग निकालनी है हमें। 25 एम्पियर प्रतिरोधक पर वोल्टेज कितना है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 25 के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 लिए हुए हैं आपके, 25। तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे, इक्वल वैल्यू निकालेंगे दोनों का, जो कितना आएगा 12.25 आ जाएगा।
इसके बाद V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा प्रतिरोध आएगा, और आपका ये आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 11.25 से V2 आ जाएगा। आपका जो ये है इसका विभवांतर। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में आपको वोल्टमीटर V1 में रीडिंग निकालनी है इसकी, ये कितनी आएगी। तो इसकी रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I/R फॉर्मूला लगाएंगे V का, 0.9 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 वोल्ट आ जाएगा। तो V1 के लिए क्या करेंगे, 90 प्लस 11.25 इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि 100 वोल्टेज पे हमें निकालनी है। 100 वोल्टेज पे निकाले तो 90 वोल्ट आ गया, और टोटल V1 निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके आपको कितना आ जाएगा, 101.25 आ जाएगा। इसके बाद आपको खा है, इसमें चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देख के हमें आंसर देने हैं। एक विद्युत हीटर में 3 सामान्य ताप A, B और C होते हैं। देखिए 3 तत्व दिए हुए हैं A, B और C, जो ऊपर दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं। प्रत्येक तापन तत्व की रेटिंग 1.2 किलोवाट 240 वोल्ट और इसका प्रतिरोध स्थिर है। S1 S2 स्विच। तो ये सर्किट 240 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, और एक तापन तत्व के प्रतिरोध की गणना हमें करनी है। तो इसके निकालने के लिए हम करेंगे, इसका ये फॉर्मूला लगाएंगे, V² R निकालना तो क्या हो जाएगा, V² P हो जाएगा। इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पर कितना आंसर आ जाएगा, 48 ओम आ जाएगा प्रतिरोध। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा की गणना करनी है, यानी कि विद्युत धारा निकालनी है। तो विद्युत देखिए हमें पता है इसका फॉर्मूला ये होता है I/R। तो विद्युत धारा निकालने तो V/R फॉर्मूला हो जाएगा, V की वैल्यू 240 और R कितना निकाला ऊपर 48। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी विद्युत धारा कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर आ जाएगी। इसके बाद S1 S2 और S3 स्विच बंद होने पर A पर शक्ति निकालनी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे एक और है, A और B में विद्युत धारा निकालनी है हमें अलग अलग। देखिए ये तो हमने इस पर निकाली थी C में, अब A और B में भी निकालनी है। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला ये लगेगा, 240 अपॉन में 96 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। तो इस प्रतिबिंब को रखेंगे, 48 दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो 96 आ जाएगा। तो 240 अपॉन में 96 कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर आ जाएगा। अब E पर शक्ति निकाले तो फॉर्मूला क्या है, I² × R। तो I है 5, ओके, और इंटू में R कितना है 48। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1200 वाट आ जाएगा, यानी कि 1.2 किलोवाट आ जाएगा। इसके बाद दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि समझाइए कि घरेलू संकट सर्किट में केवल फ्यूज़ को ही श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। जो फ्यूज़ है वो श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है। तो जो घरेलू सर्किट में फ्यूज़ को सभी उपकरणों के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अत्यधिक करंट के मामले में ये पूरे सर्किट को काट सकता है, जिससे आगे क्षति जैसे खतरों को रोक सकें। और इस तरह किसी भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है, जिससे सभी उपकरण क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और उपकरण को समांतर रूप से जोड़ा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक को मुख्य से समान वोल्टेज मिले और वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। और ये सेटअप उपकरण को एक साथ और कुशलता से काम करने की अनुमति देता है, जिसमें प्रत्येक को केवल उतना ही करंट मिलता है जितना उसे चाहिए, बिना दूसरे को प्रभावित किए। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक घरेलू परिपथ में 1500 वाट शक्ति दे रखी है, एक हीटर है और तथा 500 वाट शक्ति का एक पंखा है। ये दोनों समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए हैं। परिपथ को अत्यधिक धारा से बचाने के लिए 10 एम्पीयर रेट पर एक फ्यूज परिपथ से जोड़ा हुआ है। तो हीटर और पंखे द्वारा ली गई विद्युत धारा हमें निकालनी है। तो हमें देखिए हीटर की शक्ति दे रखी है, पंखे की शक्ति दे रखी है और आपूर्ति वोल्टेज दे रखा है और फ्यूज रेटिंग दे रखी है। तो विद्युत धारा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, P/V फॉर्मूला लगेंगे। और जब इसको रखेंगे P/V में, यानी कि 1500/220, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.82 एम्पियर आ जाएगी।
इसके बाद निर्धारित करें कि 10 एम्पीयर फ्यूज द्वारा इस सर्किट के लिए उपयोग किया गया ये फ्यूज। पहले देखिए हीटर और पंखे निकालना था, है ना, तो हीटर का होगा, पंखे का निकालते हैं। तो पंखे के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे 1500 अपॉन में 220 आ जाएगा, जो आंसर कितना आएगा आपका 2.20 आ जाएगा। ठीक है, पंखे के लिए यहाँ पे आप 500 रखेंगे, ठीक है, 1500 नहीं है, यहाँ पे कितना आएगा 500 अपॉन में 220 आएगा। और जब इसे करेंगे तो 2.27 इसका एम्पियर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है, इसकी शक्ति 2.27 एम्पियर होगी। इसके बाद निर्धारित करेंगे कि क्या 10 एम्पियर फ्यूज इस सर्किट के लिए उपयुक्त है या फ्यूज हो जाएगा, यह हमें बताना है। चूंकि हीटर और पंखा समांतर से जुड़े हुए हैं और कुल धारा प्रत्येक उपकरण के माध्यम से धारा का उपयोग, हम टोटल एम्पियर भी निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। फ्यूज की रेटिंग 10 एम्पियर है तथा हीटर और पंखे द्वारा ली गई कुल धारा 9.09 है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे टोटल निकाला, टोटल इतनी आ गई और रेटिंग कितनी 10 एम्पियर है। चूँकि ये इससे क्या है, छोटा है, तो फ्यूज नहीं उड़ेगा और ये इस सर्किट के लिए उपयुक्त है क्योंकि कुल विद्युत धारा फ्यूज़ की क्षमता के अंदर आ रहा है। अगर इससे ज़्यादा होता तो क्या होता, 10 एम्पियर से ज़्यादा होता तो क्या होता, फ्यूज़ उड़ जाता। तो इस केस में क्या होगा, फ्यूज़ नहीं उड़ेगा जब हम दोनों का निकालेंगे तो। इसके बाद इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन है खा चॉइस में। दो प्रतिरोधक R1 इतना दिया है, R2 इतना है और 24 वोल्ट बैटरी से समांतर से जुड़े हुए हैं। तो सर्किट 5 मिनट तक संचालित होता है और दोनों प्रतिरोधक में उत्पन्न कुल ऊष्मा निकालनी है। तो देखिए R1 इतना दिया है, R2 इतना है, वोल्टेज आपका इतना है, समय इतना है। तो पहले चरण में प्रत्येक प्रतिरोधक से होकर गुजरने वाली धारणा की गणना करेंगे सबसे पहले, जिसमें आपको V 24 दिया हुआ है। तो धारणा निकालने के लिए V अपॉन में R रखेंगे। तो V कितना है, R1 से होकर जो निकलेगी, पहले R1 की निकालेंगे, 24 अपॉन में 6 तो कितना देगा 4 एम्पियर। R2 की विद्युत धारा कितनी है, V अपॉन में R2 आ जाएगा, 24/12 यानी कि 2 एम्पियर आ गई। अब प्रत्येक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करने के लिए हम इसका ऊष्मा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कितना होता है I² R × T। तो R1 में उत्पन्न ऊष्मा कितनी है, H1 निकालेंगे, I² R1 × T। तो इस फॉर्म में वैल्यू रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28,800 जूल आ जाएगी। R2 में रखेंगे फॉर्मूले में वैल्यू 2 एम्पियर, यहाँ पे I कितनी है इसके लिए 2 एम्पियर है, R2 और टाइम 300 सेकेंड, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। टोटल ऊष्मा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे अगले स्टेप में। अतः दोनों प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा टोटल कितनी होगी 43,200 होगी। नेक्स्ट है कि यदि प्रत्येक प्रतिरोधक को शक्ति रेटिंग 100 वाट है तो निर्धारित करें कि शक्ति में इन प्रतिरोधक का उपयोग करना सुरक्षित है या नहीं है। क्या प्रतिरोधक सुरक्षित हैं? प्रत्येक प्रतिरोधक के द्वारा शेष शक्ति निकालेंगे सबसे पहले हम V × I का उपयोग करके। तो R1 के द्वारा शेष शक्ति कितनी है V × I यानी कि 24 × 4 तो कितना आ गया 96 वाट आ गया। R2 के द्वारा निकालेंगे V × I2 तो 24 × 2 कितना आ गया 48 वाट आ गया। तो ये देखते हुए कि प्रत्येक प्रतिरोधक की शक्ति कितनी है 100 वाट है। तो R1 की तो आ रही है 96 वाट, ये इस पर काम कर रहा है क्योंकि 100 वाट क्या है इसकी सीमा के अंदर आ रहा है, इसलिए सुरक्षित है। R2 में 48 वाट आ रहा था ये ना, और इस पे भी काम कर रहा है, ये भी क्या है 100 वाट के अंदर आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है सुरक्षित होगा। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 39 क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।